हमने पढ़ा उन सिचुएशंस में जो चार्ज हमारा था वो कैसी पोजीशन पे था भाई, चार्ज हमारा था रेस्ट पोजीशन। जब किसी एक प्लेस पे सिचुएटेड था उसके लिए हम डिफरेंट कंडीशंस उसकी फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा चार्ज है भाई वो मूविंग कंडीशन में हो उस सिचुएशन में क्या होगा, मोशन में हो तब क्या होगा। तो देखो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। अब बात आ रही है चार्ज क्या है भाई, चार्ज मूव हो रहा है तो हम ऐसा कहेंगे कि जब चार्जेस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है भाई, करंट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या, विद्युत धारा। तो देखिए मान लिया हमारे पास कोई कंडक्टर है इस तरह से और इस कंडक्टर में टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो करंट की बात करें तो हम उसे कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। तो जो करंट है हमारा वो क्या होगा भाई, क्यू टाइम में टी टाइम में क्यू चार्जेस फ्लो हुए तो I इज इक्वल्स टू हम क्या बताएंगे भाई, Q बाई टी कि पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर इसके इतने से पार्ट में, ये कंडक्टर का हमने स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, इसमें dq चार्ज फ्लो हो रहा है dt टाइम में, उस कंडीशन में अगर हमें डिफाइन करना हो कि करंट कितना फ्लो हो रहा है तो इसको हम डिफाइन करेंगे भाई dq बाई dt। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें ये पता है कि Q को हम क्या लिख सकते हैं, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हम ऐसा बता सकते हैं Ne बाई टी। तो ये हमारी करंट की कंडीशन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें भाई डायरेक्शन के लिए कि करंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से जहां से फ्लो होने लगते हैं वो हमारी क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कन्वेंशनल, ये हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई मेटेलिक कंडक्टर में, धात्विक जो चालक होते हैं उनमें क्या कंडीशन होती है, तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें करंट कैरियर का काम कौन करता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से तो चार्जेस जो है उनको फ्लो करवाते हैं, तो करंट कैरियर का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इनमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मेटेलिक कंडक्टर या फिर आपको बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसकी डायरेक्शन अगर पूछे तो वो हमारी हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट की कि भाई करंट की यूनिट क्या क्या होती हैं, तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप अगर डिफाइन करना चाहो तो चार्ज की यूनिट कितनी भाई, कूलम, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो एक तो यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड, ठीक है, और दूसरी इसकी हम जो जर्नल यूनिट है या स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो हम क्या यूज करते हैं भाई, एम्पियर। ए स्टैंड फॉर एम्पियर, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का वही टॉपिक है। तो ए एम्पियर हो गया हमारा, सी जो है वो हमारा कूलम चार्ज के लिए और सेकंड टाइम के लिए। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर को आप डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं 1 सेकंड में, कि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो उस पूरे कंडक्टर में, उस चालक में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा भाई, 1 एम्पियर के बराबर वो करंट फ्लो होगा। तो ये हमारी हो गई यूनिट की बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेनली हम बात कर लेते हैं 3 टाइप्स की, इलेक्ट्रिक करंट 3 टाइप्स का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेडी करंट, स्टेडी करंट मतलब जो धारा है वो स्थिर हो, कहने का मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो बदले ना टाइम के साथ। तो इस तरह अगर हम ग्राफिकल इसको देखना चाहें तो इधर हमने बात कर ली भाई किसकी, करंट की, और इधर हमने बात कर दी टाइम की। तो ये इस तरह से करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो,
तो इस तरह से हमें इसमें ग्राफ मिलेगा। कांस्टेंट के लिए दूसरी अगर हम बात करें तो वेरिंग करंट, मतलब कि जो करंट हमारा भी क्या कर रहा, मूव करता हो टाइम के साथ, जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो ये वाला जो पार्ट है, में इधर हमारा हो गया करंट और इधर हो गया टाइम, तो ये हम कुछ इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, वैल्यूज अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, और इस तरह से भी मेजर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना भी चेंज हो सकता है। थर्ड अगर हम बात करें तो अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट प्रत्यावर्ती जो करंट होता है, इसका क्या मतलब है कि डायरेक्शन और करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ पीरियोडिकली, भाई टाइम और करंट का जो रिलेशन हो क्या पीरियोडिकली चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो। तो इस तरह अगर हम बात करें तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमें कुछ इस तरह से पीरियोडिकली चेंज होके मिलेगा। तो अल्टरनेट जो करंट होता है, इसमें जो हमें ग्राफ मिलता है वो मिलता है साइन ग्राफ की फॉर्म में। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भाई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे प्लेस पर हटाना, और वेलोसिटी का आप समझते ही हो, किसी चीज में मूवमेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं बात करूं, इसको हम बोलेंगे अपवहन वेग, देखो किसी अगर हम एटम की बात करें तो एटम के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतना क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो मूव कर सकते हैं एक दूसरे को ड्रिफ्ट। तो मान लो कि कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन वो एटम से बाहर नहीं जा सकते। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसने किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आकर उसको हिट किया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी कम और इसकी बढ़ जाएगी। अगर इसकी बढ़ी तो इसने किसी सेकंड को जाकर हिट किया, इसी तरह से इसने किसी अपने से नेक्स्ट को हिट किया, इसने अपने से नेक्स्ट को। तो इस तरह से ये रैंडमली अलग अलग पाथ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाएंगे एक जिगजैग मोशन में। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो इलेक्ट्रॉन शुरू कर रहे हैं तो इधर से हो गया नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो लेंथ है, ये जो लेंथ कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मोशन, वो हमने भी मेजर कर ली थी, वो एल लेंथ कवर कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें यहाँ से, तो क्या हम V by L लिख सकते हैं। देखो हमारा एक रिलेशन था E इज इक्वल्स टू V by R, या फिर हम कई बार V इज इक्वल्स टू E D, इस फॉर्म में जो हम लिखते हैं वही डिस्टेंस D या R की जगह इस बार हम यूज कर रहे हैं L। तो ये हमारा जो E इज इक्वल्स टू V by L। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक दूसरे को हिट करने की कंडीशन में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हमारा कितना हो गया भाई, F इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, हमें पता है F इज इक्वल्स टू हमारा होता है QE। चार्ज कवर कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई E। तो ये तो हमारा हो गया फोर्स। अब हमें पता है हम F को क्या डिफाइन कर सकते हैं, ma की फॉर्म में भी भाई F इज इक्वल्स टू m न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या हो गया माइनस ऑफ E के बराबर। यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो E डिवाइडेड बाई m, तो m जो है वो हमारा क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आगे हमें एक रिलेशन पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से कि v जो है वो हमारा क्या होता है भाई u प्लस at। तो u तो यहाँ की कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये तो हमारी हो गई भाई थर्मल वेलोसिटी। ए हमें पता है ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन, और टी जो है वो हमारा क्या है भाई रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मीन क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हिट कोलिजन करने से पहले या एक दूसरे को टक्कर मारने से पहले ये जो बीच का जो टाइम कवर किया, ये हमारा क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम डिनोट करेंगे टो से।
तो यहाँ से अगर मैं थर्मल वेलोसिटी की बात करूँ तो जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस कंडीशन में जो थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। तो कहने का मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनकी थर्मल वेलोसिटी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाई n। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी n इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फर्स्ट के लिए भाई u1 थी, सेकंड के लिए u2, इसी तरह से n टर्म के लिए un थी। इनका एवरेज निकाला तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये जो है रैंडमली जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये कितनी होती है भाई, 0 के इक्वल। इसी तरह से अगर हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेंगे t1 है, इसी तरह से सेकंड के लिए t2 अप टू इसी तरह से tn है, और एवरेज अगर हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn तक ये हमारी टर्म हो जाएगी। यहाँ के बाद अगर इन वैल्यूज को हम इसके अंदर प्लेस करें तो ये जो वेलोसिटी है ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग के लिए, तो इसको तो हमने लिख दिया भाई vd। थर्मल वेलोसिटी की जगह हम ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ e बाई m माइनस ऑफ e डिवाइडेड बाई m, और रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, τ1 प्लस τ2 अप टू τn डिवाइडेड बाई n। तो ये पूरी वैल्यू तो हमें पता है 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भाई वो कितनी हो गई, माइनस ऑफ e अपॉन m, और हम चाहें तो ये पूरे रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट कर सकते हैं, τ से। तो ये हमारा कितना हो गया, τ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर हमारी आई, माइनस ऑफ e बाई m τ के बराबर आई। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई मोबिलिटी की, मोबिलिटी क्या होता है, एक वर्ड हमारे पास आता है मोबिलिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गतिशीलता। डिनोट हम इसको करेंगे म्यू से। तो जो मोबिलिटी होता है वो हमारा क्या होता है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वो हमारी क्या हो गई, मोबिलिटी। तो यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारी कितनी हो गई, माइनस ऑफ, ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, अगर इसी चीज को मैं ड्रिफ्ट स्पीड के लिए लिखना चाहूँ तो हमें पता है कि स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो vd जो है हमारा क्या हो जाएगा, e τ बाई m। तो यहाँ पर अगर हम मोबिलिटी का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर vd पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू e τ बाई m, ये हमारी क्या आ गई, मोबिलिटी। तो इसके बाद अगर हम बात करें, एक और वर्ड हमारे पास आता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। उससे पहले मैं कुछ रिजल्ट लिख लेती हूँ कि भाई हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, e τ बाई m। मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो e τ बाई m। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए e, ये वर्ड कैंसिल, तो ये हमें मिलेगा e τ बाई m। ये हमने दो रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है। देखिए कि करंट डेंसिटी या हम बोले धारा घनत्व। तो इस तरह से हमने कोई कंडक्टर मान लिया, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो गया, I। तो यहाँ से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो टोटल I कितना फ्लो होगा, करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे J की टर्म में, J से हम इसको डिनोट करेंगे तो हो गया J डॉट A की फॉर्म में, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, JA cos थीटा की फॉर्म में। ये हमारा होगा वेक्टर क्वांटिटी। देखो करंट जो है वो हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है हमारी ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। कारण क्या है कि मान लो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर I करंट है, ये करंट है I1 और ये करंट है I2। अगर आपसे I की वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगा, I1 प्लस I2। तो अभी देखो हमने ऐसा माना कि करंट की डायरेक्शन तो है, लेकिन एक और बात अगर हम देखें तो करंट जो है वो अलजेब्रिकली ऐड हो रहा है, वेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, स्केलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है। इस वजह से करंट जो हमारी कैसी क्वांटिटी होगी,
स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ से ये हमारा होगा करंट डेंसिटी। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो J इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया भाई I बाई A, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।